Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of Unit 7 of English subject of Standard 8. And the first part of Unit 7 is about a story, a visit to Cambridge. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में यूनिट 7 का पहला भाग देखेंगे और इस पहले भाग में अपने एक स्टोरी देखेंगे और इस यूनिट का नाम क्या है? अ विजिट टू कैम्ब्रिज। यानी कैम्ब्रिज क्या है? तो लंदन में एक जगह है उसका और वहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा ना। हाँ, तो वहाँ पे ही यहाँ पे जो लेखक है वो वहाँ पे विजिट लेता है, मिलने जाता है ना। तो उसके बारे में है ये स्टोरी। ओके, तो यूनिट शुरू करने से पहले अपने कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, both of them disabled or differently abled as we now see। तो ये स्टोरी किसकी है? तो दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल की जो डिसेबल्ड भी है, यानी कि कुछ न कुछ तरह से उनमें खामियां है फिजिकली, या फिर अपने कह सकते हैं कि अलग तरीके से वो कुछ उनमें खासियत है, जैसे अभी कह रहे हैं। तो उन दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल के बीच की में मीटिंग है, वो लोग मिल रहे, उनके बारे में है। स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ अवर टाइम। अब क्या करें? स्टीफन हॉकिंग वो कौन है? तो वो अपने टाइम में एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट में से एक है। He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching button on a computer, which speaks for him in a machine-like voice। तो अब क्या कह रहे हैं कि कन्फाइंस यानी क्या कहते हैं कि सीमित करना। तो अब कह रहे हैं कि स्टीफन हॉकिंग है वो एक तरह की पैरालिसिस है, उसमें से गुजर रहे हैं, जिसमें वो किस में तो व्हील चेयर से सीमित है। वो व्हील चेयर पे ही फिरते हैं और मूव करते हैं और वो बोल नहीं पाते हैं। तो वो बोलते कैसे हैं? तो कंप्यूटर के जो बटन है उनको दबा दबा कर या उनको ऐसे दिखा के कि भी ये ऐसे है, ऐसे दबाकर वो दिखाते हैं जो उनके लिए बोलता है मशीन जैसी आवाज में। तो उससे वो बोलते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। Firdaus Kanga is a writer and journalist who lives and works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child। अब क्या कह रहे कि अब फिरदौस कंगा की बात करें, वो एक लेखक है और जर्नलिस्ट भी है जो मुंबई में रहते हैं और काम करते हैं। और कंगा जब छोटे थे तो उनके ब्रिटल बोन्स थे, यानी कि उनकी हड्डियां बहुत ही नाजुक और कमजोर थी, जो थोड़ी भी अपने बैंड करे या मोड़े तो वो टूट जाए। जब वो बच्चे थे तब उनकी हड्डियां ऐसी थी। लाइक हॉकिंग कंगा मूव्स अराउंड इन अ व्हीलचेयर। हॉकिंग की तरह कंगा भी व्हीलचेयर में ही घूमते हैं। The two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair and on how the so-called normal people react to the disabled। तो दोनों बड़े इंसान, ये इतने बड़े इंसान है, वो दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो दोनों क्या बातें करते हैं? वो दोनों अपने विचार एक्सचेंज करते हैं कि कैसे उनकी लाइफ है व्हीलचेयर पे और नॉर्मल इंसान है जैसे अपने, उनके लिए कैसे रिएक्ट करते हैं। तो उन पे वो लोग बातें करते हैं। ओके, तो पता चल गया ये यूनिट किसके बारे में है? दो बड़े इंसानों के बारे में, स्टीफन हॉकिंग और फिरदौस कंगा के बारे में, राइट। तो शैल वी स्टार्ट द यूनिट? ओके। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मेटाफोर यानी कि लक्षण और रूपांतर भी कह सकते हैं।
तो अब लेखक है जो फिरदौस कंगा, वो कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज है वो मेरे लिए वो क्या था, मैं इंग्लैंड में जब गया तो मेरे लिए वो रूपांतर था। क्यों? और वो बड़ा आश्चर्य जैसा था, क्योंकि जब मैं वहाँ से वापस आया तो मेरे में कुछ बदलाव आ गए थे, रूपांतर हो गए थे। और क्यों? क्योंकि वो मैं वहाँ पे किससे मिला था? स्टीफन हॉकिंग से मिला था। इसलिए मेरे में लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। इसलिए इंग्लैंड था वो मेरे लिए क्या था? एक रूपांतर, बदलाव के रूप में था। और इंग्लैंड में क्या? कैम्ब्रिज, राइट। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man, who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he was at the university. तो अब क्या कह रहे हैं कि वो, अब लेखक कह रहे हैं कि मैं कैम्ब्रिज गया तो कैम्ब्रिज से लेके स्टीफन हॉकिंग तक जाना वो एक वॉकिंग टूर के जैसा ही था, चलते चलते भी सब जा सके उतने में ही था। और गाइड था वो मुझे बता रहा था कि स्टीफन हॉकिंग है वो बहुत ही पुअर मैन है, पुअर मैन यानी के बेचारे हैं कि वो चल नहीं पाते हैं, डिसेबल्ड है। और वो आइजैक न्यूटन के बाद उसके बाद में सक्सेसर है। और जो अभी यूनिवर्सिटी में आइजैक न्यूटन की जगह ली है जिसने, वो कौन था? स्टीफन हॉकिंग। ऐसा किसने बताया था? गाइड ने बताया था। किसको? तो फिरदौस कंगा को। एंड आई स्टार्टेड because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist यानी कि जो वो स्कॉलर जो तारे हो, प्लैनेट्स हो, उनके बारे में पढ़ते हो उनको एस्ट्रोफिजिस्ट कहते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि मैंने शुरू किया पर मैं भूल गया था कि वो तो बहुत ही ब्रिलियंट, होशियार थे। और होशियार तो थे पर पूरी तरह से पैरालिस्ड भी थे। The author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever lived here. वो कैसे थे? तो वो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक के ऑथर थे और उनकी बुक सबसे ज़्यादा बेची जा रही थी अभी तक में, एवर लिव्ड हियर. When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside. फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस. फिर जैसे ही वॉकिंग टूर खत्म हुआ तो मैं सीधा फटाफट जल्दी से फोन बूथ की तरफ गया। और लेखक है वो भी व्हीलचेयर पे है तो वो तो चल नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने उसके जो कॉर्ड थे उसको खींचते खींचते अपनी तरफ फोन बूथ में ही के बाहर ही खींच लिया ताकि वो फोन कर सके। किसको? स्टीफन हॉकिंग को वो फोन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने फोन के लिए वो फोन का जो वायर था वो खींचा। There was his assistant on the line, and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. फिर मैंने फ़ोन लगाया और फ़ोन पे उसके असिस्टेंट थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं इंडिया से आया हूँ व्हीलचेयर पे। उनको लगा कि मैंने प्रोपेपल्ड यानी क्या होता है? धकेला। तो उनको लगा कि मैंने पूरे रास्ते मैं खुद को धकेलता हुआ आया हूँ। और किसके लिए? कि ब्रिटेन में मैंने जो जर्नी की, ट्रैवल्स की, वो लिखने के लिए। I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said, from 3:30 to 4. फिर मैंने उनको बताया कि मुझे प्रोफेसर हॉकिंग को मिलना है और 10 मिनट भी चलेंगे। तो उसके असिस्टेंट ने सामने बताया कि आधा घंटा मिलेगा, 3:30 बजे से लेके 4 बजे तक। And suddenly I felt weak all over. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check.
फिर अचानक से जैसे ही उन्होंने मुझे आधा घंटा दिया तो मैं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं जब से बड़ा हुआ हूँ ऐसे डिसेबल्ड होकर, ऐसे अपंगता या अपने कुछ भी कह सकते हैं खामी के कारण अपने फेड अप हो जाते हैं कि पीपल अपने को कहते कि ब्रेव बनो, ऐसे कमज़ोर मत बनो, और जैसे अपने में तो करेज का अकाउंट हो और जिसमें अपने चेक तो विड्रॉ कर नहीं सकते, इतने कमज़ोर हो सकते हैं। इसलिए उससे मैं फेड अप हो गया था। बार बार कोई अपने में दया भाव दिखाए तो भी अपने को अच्छा नहीं लगेगा ना। वैसे द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज, then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could। अब क्या कह रहे कि उसमें सिर्फ यही बात एक अपने को ज़्यादा मजबूत बनाती है कि जब अपने अपने अपनी तरह के किसी इंसान को मिले और उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हो, वो देखकर ज़्यादा अपने मजबूत हो सकते हैं। उसके बाद ही ये चीज़ पॉसिबल है कि अपने कुछ भी करना हो वो कर सकते हैं, ऐसा अपने को महसूस होता है। I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice। फिर अगली दोपहर को वो स्टेफन हॉकिंग को मिलने गए और स्टेफन हॉकिंग को देखा तो वो बोल नहीं पा रहे थे और उनका कंप्यूटर था वो बोल रहा था। तो उसने क्या कहा कि मैं ब्रेव नहीं हूँ, मैं मजबूत नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ और मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। Surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice, but I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond। अब मैं जब उन्होंने ऐसे कहा तो मैं ऐसा कहने चाह रहा था कि हाँ सही में इस तरह ऐसी बॉडी के साथ आप रह रहे हो, ऐसे कंप्यूटर वॉइस के साथ, वो चॉइस है आपकी। पर मैं चुप रहा क्योंकि मुझे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था जितनी बार मैं बोल रहा था, और मैं बोल रहा था तो उनको मैं फोर्स कर रहा था कि आप रिस्पॉन्ड करो सामने, इसलिए मुझे गिल्टी फील हो रहा था। There he was tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of moment left to him, his long pale fingers। फिर वो क्या कर रहे थे कि जैसे मैं बोल रहा था तो वैसे वो उनके उंगलियों से वो जो स्विच थे वो दबा रहे थे और वर्ड्स ढूंढ रहे थे कि उसके उनके कंप्यूटर में, कि जितना समय उनके पास थोड़ा थोड़ा था उसमें वो बोल पाए। तो उनकी उंगलियां कैसी थी, लंबी लंबी थी और कमज़ोर जैसी थी, तो पीली पीली सी। तो वो उन उसमें क्या कर रहे थे, स्विच से दबा रहे थे वो लेटर्स को और वर्ड्स ढूंढ रहे थे बोलने के लिए। Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion। और जितनी बार वो बोल रहे थे तो उनकी आंखें ऐसे बंद हो रही थी फ्रस्ट्रेशन के साथ, एग्जॉशन यानी थकावट के कारण। And sitting opposite him, I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts that come out in frozen phrases and sentences stiff as corpses। और फिर उनके सामने बैठकर मैं उनका दुख, एंग्विश यानी उनका दुख समझ रहा था। उनका जो माइंड था, उनका दिमाग था वो बॉयंट यानी क्या होता है, तरनशील, यानी कि तुरंत एक्टिव हो जा रहा था। तो वो मैं देख रहा था और उनके जो विचार थे वो कैसे निकल रहे थे, फ्रेजेस और सेंटेंसेस में जैसे जम गए हो। और वो सख्त थे, स्टीफ यानी सख्त थे, कठोर थे, और कॉप्सिस यानी शव में से, तो लाश में से जैसे सख्त सख्त कठोर कठोर सेंटेंसेस फ्रेजेस निकल रहे हो दिमाग से, वैसे उनके उसमें निकल रहा था। इसलिए मैं उनका दुख समझ पा रहा था।
ओके बच्चों, तो यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई। ओके, तो अब अपने आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ तक की स्टोरी को पढ़ना है और जो न्यू वर्ड्स है उसको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। वंदे मातरम।